हेलो फ्रेंड्स, सीखने सिखाने के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस नए वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे वाक्य के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है और विधेय उसके बारे में जो बात हो रही है। ठीक, अब इस वीडियो में देखेंगे वाक्य के प्रकार, जो रचना के आधार पे देखेंगे और अर्थ के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस, जिसमें नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। इसको पढ़ेंगे हम पहले। जैसे महेश आया, कपिल ने सेब खाया, तीसरा एक लड़का और एक चपरासी पहुंच गए, चौथा है गीता, सीता और बबीता आ गईं। अब ऊपर दिए गए पहले 2 वाक्यों में उद्देश्य में एक एक पद है। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की गई है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है कि पहले 2 वाक्य में उद्देश्य में एक एक पद है। जैसे इसमें महेश के बारे में बात की गई है और इसमें कपिल के बारे में बात की गई है, तो ये उद्देश्य एक एक है। दूसरा, तीसरे वाक्य में 2 और चौथे वाक्य में 3। दूसरे वाक्य में 2 कैसे, एक लड़का और एक चपरासी के बारे में बात की गई। चौथे वाक्य में गीता, सीता और बबीता 3 है, पर इसमें जो हमारा विधेय है उद्देश्य बता दिया। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, गीता, सीता, बबीता। लेकिन इसमें हमारा विधेय कहाँ है? विधेय एक ही है। चारों वाक्य में विधेय एक ही है। जैसे महेश क्या हुआ, आया, महेश के बारे में बताया जा रहा है कि महेश आ गया। कपिल ने सेब खाया, लड़का और चपरासी पहुंच गए, गीता, बबीता और सीता जो है वो आ गई हैं। तो ये है विधेय। तो एक ही विधेय है, तो इसमें वाक्य है सरल या सिंपल सेंटेंस। जिसमें एक विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य समुच्चय अवयव योजक से जुड़े होते हैं। जैसे 2 बात कही गई है एक साथ, उसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस देखिए आप, पहला उदाहरण, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। इसमें 2 बात है, आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे। इसको दोनों को एक साथ कहा गया है। जैसे ये श्याम स्कूल जाता है और श्याम मन लगा के पढ़ता है। श्याम स्कूल जाता है, श्याम मन लगा के पढ़ता है। लेकिन इन दोनों बातों को एक साथ बोला गया है, एक साथ लिखा गया है। किसको जोड़ के? और को जोड़ के, इसको जोड़ के। जैसे श्याम स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ता है। पहले वाक्य में क्या है, आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो हो गया, मतलब हमने या लगा के सवाल कर लिया और इसमें और लगा के सवाल कर लिया। तो इस तरह के वाक्य होते हैं कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य। पहले वाक्य में श्याम स्कूल जाता है, एक सरल वाक्य है, तथा मन लगाकर पढ़ता है, दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ दिया गया है और से। और पहले वाले सेंटेंस में आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे, इसको या लिख के जोड़ दिया गया है कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। क्लियर? तो दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में आप चाय पिएंगे एक सरल वाक्य है, कॉफ़ी पिएंगे ये दूसरा पद है। इन दोनों को या के साथ जोड़ दिया गया है। 2 सिंपल वाक्य या 2 सिंपल सेंटेंस को अगर हम और या लगा के एक साथ लिख दें तो वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। आगे देखेंगे मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्र वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है
और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। गुरुजी ने कहा उपवाक्य है। गुरुजी ने कहा उपवाक्य है। कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि क्या कहा, किसने कहा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इस पे आश्रित है। कैसे? गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी है। गुरुजी ने क्या कहा? कल छुट्टी है। तो गुरुजी ने जो कहा वो प्रधान उपवाक्य है और कल छुट्टी रहेगी ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो होते हैं 8 प्रकार के, जिसमें हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य। इसे हम इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें जैसे इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, हवा चल रही है, वो गया। सिंपल सा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मैं बच्ची हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आप वो काम कर रहे हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, वो होता है असर्टिव सेंटेंस या विधानवाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। जैसे वो नहीं आया, हवा नहीं चल रही है, इसे छूना मना है, तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़की हो। या अगर कोई भी काम, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वर्षा नहीं हो रही है, हवा नहीं चली है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है। इस तरह के सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का यूज़ हो या नहीं का इस्तेमाल हो, वो होता है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी बात या कार्य के करने के लिए, आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, तो इसमें क्या दिख रहा है? आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो क्या उपदेश दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, यहाँ से उठ जाओ, ये भी एक तरह से ऑर्डर दिया जाए। अगर हम कहते प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, तो एक तरह का प्रार्थना हो गया। जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में अगर आपको उपदेश नज़र आए, आज्ञा या प्रार्थना नज़र आए, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। अगला है घ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, तुम खड़े क्यों हो, आप कब आए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे आए। जिस तरह का भी सवाल हो वो प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। जैसे आह कितना सुंदर स्थान है, हाय ये क्या हो गया, हे वो चला गया। सिंपल से समझ लीजिए कि जैसे इंग्लिश में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं, ये वही है, जिसमें भी लगे कि किसी बात के लिए बहुत खुशी जताई जा रही है, किसी बात के लिए दुख जताया जा रहा है, या घृणा या शोक, तो वो विस्मय बोधक वाक्य होता है। अगला है हमारा इच्छा बोधक वाक्य। अब इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कोई विश होगी। इसमें इच्छा, शुभ कामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। जैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ, या मैं चाहती हूँ कि कुछ भी अच्छा, कुछ भी प्रेयर कर लें, कोई भी प्रार्थना कर लें, कोई भी विश कर लें कि तुम, जैसे इसमें लिखा है कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ, या हम कहेंगे तुम रेस में जीत जाओ, या तुम इस खेल में सफल हो, या इस पढ़ाई में तुम सफल हो, इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में सफल हो। तो इस तरह की चीज़ें इच्छा बोधक वाक्य कहलाएगा। अगला है हमारा संदेश, अगला है हमारा संदेह बोधक वाक्य।
इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है, जैसे हो सकता है वो चोर है, शायद आज वर्षा हो सकता है तेज आंधी आए। तो इस तरह की चीज़ें संदेह बोधक वाक्य में आएंगे। अगला है हमारा शर्त बोधक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का होना या ना होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम चलते तो मैं भी साथ चल लेता। एकदम ठीक वैसे रिलेटिव, जैसे कोई चीज़ें होती हैं जैसे एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसी तरह से। वैसे ही जैसे हमने कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। इस तरह के वाक्यों में शर्त बोधक वाक्य समझ में आएंगे। इस तरह के जो वाक्य होंगे वो शर्त बोधक वाक्य होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को सीखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अलविदा।